आज हम करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स जो कि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं या फिर आने वाले एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। ये हमारे स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो या पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को हम आज करेंगे सॉल्व और कई तरह के जो है मेथड सीखेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास एक सवाल है जिसमें हमें कहा गया है कि एक्सप्रेस 1.8 के ऊपर बार इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। क्योंकि ये एक रिपीटिंग डेसिमल बन रहा है, यानी कि ये एक रैशनल नंबर है, तो और अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में यही कहा जाए कि इसको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाओ। ठीक है, तो कैसे करेंगे? पहले भी मेथड हमने सीखा है पिछले क्लास में, अब इसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले x इक्वल टू क्या मान लेंगे 1.8 के ऊपर बार। फिर देखेंगे कि ये जो डेसिमल है इसके कितनी बाद जो है कितने डिजिट है जो रिपीट हो रहे हैं, एक ही डिजिट है, इसलिए हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 पे ये मल्टीप्लाई होने के बाद 10, ये हो जाएगा 18 पॉइंट, और ये बाकी का 8 तो रिपीट होता ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसमें से, ये x को घटा देंगे इसमें से, ये हो जाएगा 1.8 को सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। इस 8 बार में से इधर से कटते 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 ये 0 हो जाएगा। 0.8 में से 1 गया तो हमारा आंसर है 7 और ये हो जाएगा 117, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 9x इक्वल टू ये। तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 17/9। इस तरीके से हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एक आंसर है। दूसरा एक सवाल NCERT का है, बहुत ही फेमस है। 1.9 के ऊपर बार लिखा हुआ है, इसको कन्वर्ट कर लो p बाई क्यू के फॉर्म में, तो देखो क्या आता है। जब रिजल्ट आप देखोगे एकदम ही सरप्राइज हो जाओगे कि क्या ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, तो 1.9 के ऊपर बार है, इसको सॉल्व करते हैं। तो x इक्वल टू लिख लेते हैं 1.9 के ऊपर बार। तो एक डेसिमल आगे बढ़ाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10x इक्वल टू हो जाएगा 19.9 के ऊपर बार। फिर यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर x इक्वल टू 1.9 के ऊपर बार को दो तो ये यहाँ से ये आ जाएगा 9x, और ये हमारा आ जाएगा 0 पॉइंट, ये हमारा 18। अब x ये हमारा क्या आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से x क्या आ जाएगा आंसर, अरे सॉरी 9 ना, हाँ, तो ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा 2। अच्छा, x बराबर 2 भी है और x बराबर 1.9 के ऊपर बार भी है। तो इसका क्या मतलब है, ये क्या हम इसको ऐसे 2 को क्या ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? तो यस, बिल्कुल सही बात है, 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 इज़ नथिंग बट इक्वल टू 1.9 के ऊपर बार। ये पहली बार जो लोग देख रहे हैं उनको लग रहा होगा कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि एक सिंपल से दिखने वाले 2 को हम 1.9 लिख के ऊपर बार के ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि देखो 1.99999 ऐसे जाता जाएगा, यानी कि बेसिकली ये 2 के इतना करीब है, इतना करीब है, इतना करीब है कि ये ऑलमोस्ट 2 ही है। तो मैथमेटिकल लॉजिक है ये कि ये 2 के इतना ज़्यादा करीब है कि ये 2 ही है। ठीक है, इसलिए हम 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह का जो NCERT में एग्जाम्पल है जिसमें कि 0.9999 डॉट 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 इसको सॉल्व करना है, ये हमारा सॉल्व होकर के 1 के बराबर आ जाता है। ये आप एज अ होमवर्क इसको कर लेना, यानी कि जो हमारा है 0.9 के ऊपर बार, इसको कन्वर्ट करना p बाई क्यू में, देखना क्या आएगा 1 आएगा। इसको मैं आपको एज अ होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये नेक्स्ट अगला सवाल है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस 1/2। तो मैंने पिछले क्लास में बताया हुआ है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसे बोलते हैं। एक ऐसा नंबर जिसमें मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाए, ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाए, वो दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। बेसिकली ये फ्लिप जो हम करते हैं, जैसे 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 होगा, और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ऑब्वियसली ये 1 आ जाएगा। 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 2/3, मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाएगा। कोई भी नंबर का दूसरा वाला वो पेयर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसी तरीके से नंबर दिया गया है और पूछा गया कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, बट ये तो कुछ कुछ नंबर ऐसे जोड़ के किया गया है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा 1/3 प्लस 1/2। ठीक है, इनको जब सॉल्व करेंगे एलसीएम वगैरह लेकर के, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, आंसर आएगा 5/6। तो हमारा एक्चुअल नंबर क्या है 5/6, लेकिन पूछा क्या है इसका इन्वर्स पूछा है, तो आंसर हो जाएगा 6/5। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका इन्वर्स क्या है 5/6 का इन्वर्स हो जाएगा 6/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना था इसमें।
तो ये है हमारे पास एक क्वेश्चन जो कि इसमें दिया हुआ है, एक नंबर लिखा हुआ है 123.123 डॉट 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 डॉट, इसी तरीके से चलता जाएगा। ये जो नंबर लिखा हुआ है ये क्या है? क्या ये इंटीजर है या होल नंबर या रैशनल नंबर या फिर इरेशनल नंबर? तो ऐसा समझते हैं, देखो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो जब भी कोई नंबर कोई डेसिमल फॉर्म में हो और कैसा हो, रिपीटिंग हो, कैसा हो, रिपीटिंग हो, तो वो हमेशा क्या होगा, रैशनल होगा। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो इरेशनल होता है। होल नंबर तो सिंगल नंबर होते हैं, 1 2 3 5 6 0, ये सब होल नंबर है। इंटीजर -2 -3 -1 5 6, ये सब इंटीजर होते हैं, तो ये सारे तो नहीं होंगे। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। तो ये हमारे पास एक और सवाल है, देखने में थोड़ा सा अलग है ये। इफ़ ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, ए बी सी रियल है, सच दैट कि a इज़ स्मॉलर देन b, a जो है b से छोटा है, एंड c इज़ लेस देन 0, यानी c एक नेगेटिव नंबर है, -1 -2 जैसा कुछ होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, इन सब में से कौन सा सही है? तो ये समझने के लिए कौन सा सही है, ये ग्रेटर देन लेस देन करके ऐसे दिया हुआ है, तो बड़ा ही मुश्किल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि इसको इमेजिन करना कि ये किससे ज़्यादा है, कौन किससे ज़्यादा है, फिर कोई नेगेटिव भी है, उसी में नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कैसे ये हम इसको करेंगे? और ये इससे ज़्यादा लिखा तो है कि ए जो है बी से छोटा है, पर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है इसके बारे में, तो ये भी हो सकता है कि नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकते हैं, तो बड़ा ही अजीब सा ये हो जाता है इसको। लेकिन करना बहुत ही आसान है, अगर हम डायरेक्ट इस तरीके से सोचेंगे तो मुश्किल है, लेकिन अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो बहुत ही आसान है। कैसे? इसमें बोला गया है कि ए और बी क्या है, ये ए जो है बी से छोटा है, बस इतनी सी बात लिखी हुई है, तो मैं b को क्या मान लूँ, मैं b को कोई भी एक नंबर मान लेता हूँ 2, a को तब मान लेता हूँ 1, उससे छोटा है, बिल्कुल सही। c अगर इससे छोटा है 0 से, तो इसको मैं मान लेता हूँ -1, बस। अब ये सारे रख के देख लेते हैं, जो सही बैठ जाएगा वो हमारा सही होगा आंसर। जैसे इस वाले में देखते हैं, b का वैल्यू 2 था, तो ये हमारा 2 क्या हो जाएगा, c का वैल्यू क्या लिया था -1, तो 2 - 1 ये हो जाएगा -1, नेगेटिव नंबर कुछ आ रहा है। जब a क्या है 1/c, यानी कि c हमारा -1, ये भी -1 आ रहा है, बट ये आ रहा है -1 और वो आ रहा है -2, तो क्या बताओ, -2 इज़ ग्रेटर देन -1, -2 इज़ ग्रेटर देन -1, ऐसा नहीं है। -2 जो है -1 से बड़ा नहीं है, तो ये आंसर तो हमारा गलत है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब आते हैं इस वाले पे, इसमें रखते हैं a क्या था मेरा 1, c क्या था -1, और उसके बाद b क्या था 2 और c क्या था -1, -1 इज़ लेस देन -2, फिर से गलत है। इस वाले में करते हैं c इज़ -1/1 और फिर -1 हमारा 2, तो बोला है -1 इज़ ग्रेटर देन -1/2, क्या सही बात है? -1 से ग्रेटर है? नहीं, -1 ज़्यादा छोटा है, -2 ऐसा है ना, 0 के बाद आता है -1 और इसके बीच में आता है -1/2, यानी कि सबसे बड़ा ये है, फिर उससे छोटा ये है और फिर उससे छोटा ये है, ठीक है। यहाँ से ये छोटे होते हुए क्रम इस तरीके से इसमें है, ठीक है ना। तो यानी कि हाफ ये भी बड़ा है, तो बचा हुआ ऑप्शन यही, यानी कि यही वाला सही होगा। ये पहले से हमें पता चल गया, ठीक है। लेकिन हम चेक भी कर लेते हैं एक बार कि जो हमने सोचा है वो सही है भी या नहीं, पर जब बाकी के 3 गलत है तो चौथा सही ही होगा, ये हम सोच सकते हैं तुरंत, ठीक है। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, a हमारा है 1, b और c है -1, और बोला है ग्रेटर देन b जो कि है 2 और c है -1, तो ये कह रहा है -1 इज़ ग्रेटर देन -2, क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। -1 जो है -2 से बड़ा है, क्यों? -2 के बाद आता है -1, ये बड़ा है इससे, उसके बाद 0 और फिर 1 इस तरीके से, तो ऑब्वियसली -1 जो है -2 से बड़ा है, और ये इसलिए डी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से जब रेस्ट्रिक्शन ना हो तो हम कोई सा भी वैल्यू लेकर के कर सकते हैं, और ये बड़ा ही आसान हो जाता है करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। अगला सवाल ये रहा, लिखा हुआ है अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 13 से बड़े प्राइम नंबर जो हैं विल नेवर एंड विथ, जो 13 से बड़े प्राइम नंबर हैं, जैसे मान लो 23 हो गया, एक 39 हो गया, ठीक है, इस तरह के जो नंबर हैं 41 हो गया, तो ये सारे नंबर सारे प्राइम हैं, ठीक है। वो बोल रहा है कि कौन 13 से बड़ा होने के बाद कौन सा ऐसा प्राइम नंबर, मतलब जो है वो मतलब ऐसा प्राइम नंबर कोई सा, जो कैसे मैं बोलूँ, क्वेश्चन में बोला गया है कि 13 से ऊपर के जितने भी प्राइम नंबर हैं उनमें
ये कंफर्म है कि ये वाला डिजिट जो है लास्ट में तो नहीं ही होगा। वो कौन सा डिजिट है, 5, 7, 9 या 1। तो देखो 9 तो आ ही गया, 1 भी आ गया, अब बचा 5 और 7 में से कोई होगा, ठीक है। बट ये टेक्निक हमको करने की जरूरत नहीं है, सीधे हमको पता चलेगा क्या कि कोई भी प्राइम नंबर 5 से एंड नहीं हो सकता अगर वो 13 से बड़ा है तो। क्यों? क्योंकि अगर वो 5 से एंड करेगा तो वो तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा ना। कोई भी नंबर के लास्ट में अगर 5 है तो वो तो 5 से डिविजिबल होता है, तो अगर वो 5 से डिविजिबल होगा तो प्राइम कैसे हो सकता है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही है। 13 से ऊपर ही क्यों बोला है? क्योंकि तब आप बोलते कि सर 5 तो है, 5 तो प्राइम है, ठीक है, और ये 5 से एंड भी होता है, बट वो इसीलिए 13 से ऊपर बोला गया है, ठीक है। तो अगला सवाल ये है, लिखा हुआ है लेट ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स। ए और बी क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप जानते हो, नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, मतलब जरूरी नहीं कि अलग अलग नंबर है, ये और बी बराबर भी हो सकता है, लेकिन नेचुरल नंबर है। उसके बाद लिखा है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी, यानी कि नेचुरल नंबर में हम ए बी कुछ भी ले लें उन सभी के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो ए नेचुरल नंबर, इनमें से कौन सा होगा जो कि सारे ए और बी के लिए नेचुरल ही रहेगा, तो कौन सा हो सकता है। तो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल अगर ए हमारा क्या हो जाए 1 और बी क्या हो जाए 2, तो ऐसे केस में ये क्या हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो 3 भी एक नेचुरल नंबर है, दो नेचुरल नंबर को जोड़ेंगे तो नेचुरल ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये 1/2 हो जाएगा, ये फ्रैक्शन में हो जाएगा 0.5, ये एक नेचुरल नंबर नहीं है, ये क्या हो जाएगा रैशनल, तो ये आंसर कभी नहीं हो सकता। अगला ये देखो 1 - 2, ये -1 आ गया, नेगेटिव आ गया, तो इंटीजर हो गया, नेचुरल हुआ ही नहीं, तो ये भी आंसर कभी नहीं हो सकता। बाकी आया लॉग वाला भी डेसिमल में जा सकता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये वाला साफ साफ दिख रहा है कि सारे वैल्यूज़ के लिए कुछ भी वैल्यू ले लो नेचुरल नंबर का, इनको जोड़ के भी जो आएगा वो नेचुरल नंबर ही आएगा, तो ये आंसर हमारा सही है। अगर इसी तरीके से a इंटू बी भी लिखा रहता तब भी हमारा क्या रहता, ये भी आंसर सही रहता, क्योंकि किसी भी दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे भी जो नंबर हमारा आएगा वो एक नेचुरल नंबर ही होगा। तो ये हमारा नेक्स्ट यहाँ पे एक और सवाल है, इफ़ x, y एंड z आर पॉजिटिव रियल नंबर्स देन ये एक वैल्यू लिखी हुई है √x to the power -1 into y इंटू √y to the power -1 into z इंटू √z to the power -1 into x, और इन सबों का वैल्यू क्या होगा ये इन सभी सारे ऑप्शन में से देख के बताना है, ठीक है। तो ऐसे तो देखने में लग रहा है कि हाँ ये क्या है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। वैसे इंडिसेस एंड सर्ट्स जो हमें पढ़ा है उसके हेल्प से रूल बाय रूल रख के सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हमारे पास एक और ऑप्शन है, अगर हम दिमाग लगा के इसको सॉल्व करें तो हम ये समझ रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो x और y और z है वो क्या है, पॉजिटिव है और रियल है, बस इतना ही लिखा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि ये इक्वल है या नहीं, या फिर कुछ और बातें नहीं लिखी गई, यानी कि हम अगर जब तक हम इसको पॉजिटिव और रियल नंबर मानेंगे तब तक हमारी कोई गलती नहीं है, तो इसलिए हम जो चाहे वो मान सकते हैं। तो अगर मैं x को मान लेता हूँ 1 क्योंकि ये पॉजिटिव भी है रियल भी है, मैं y को भी मान लेता हूँ 1, ये भी पॉजिटिव है और रियल भी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यही तो साल में लिखा है, ऐसा तो लिखा नहीं कि ये दोनों अलग अलग है, तो मैं एक ही मान लेता हूँ। ऐसे ही z को भी मैं 1 ही मान लेता हूँ। अब यहाँ पे रख देता हूँ सबकी वैल्यू, 1 के पावर -1 इंटू 1 इंटू 1 के पावर -1 इंटू 1 इंटू 1 के पावर -1 इंटू 1, यह आ जाएगा √1 इंटू 1 इंटू 1, बेसिकली 1 आ गया आंसर टोटल हमारा। देखो 1/-1 के पावर 1 के पावर -1 एक्चुअली 1 ही आएगा, तो ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, सीधे सीधे मेरा रेडी आंसर हो गया, तुरंत हमारा आ गया वैल्यू रखते ही। लेकिन किसी को लगता है कि नहीं हमको इस तरीके से मेथड समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं गलत भी हो सकता है, तो नॉर्मल मेथड से कर लेते हैं जैसे हमने सीखा है। क्या ये जो वैल्यू है इसको लिख सकते हैं क्या, x के पावर -1 को y/x लिख सकते हैं, ठीक है, -1 है तो नीचे आ जाएगा ना, सीखा है हमने पिछले क्लासेस में। और इसी तरह z बाई ये क्या हो जाएगा y, और ये हो जाएगा हमारा x/z। सारे देखो रूट में है तो रूट वाले सारे एक साथ क्या जाते हैं, एक ही रूट के अंदर आ जाएंगे, स्क्वायर रूट है ना सारे स्क्वायर रूट, इसलिए सब एक ही में आ जाएंगे। ये हो जाएगा y/x और z/y और x/z। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, z से z गया, y से y गया, x से x गया, यह आ जाएगा √1 = 1, ठीक है। एक्चुअल में आंसर तो क्या आना चाहिए +-1, लेकिन यहाँ ऑप्शन में सिर्फ 1 दिया है तो हम किसको मानेंगे, यहाँ पे 1 मानेंगे और 1 हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक मेथड हो गया सॉल्व करने का, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इफ़ k इज़ नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर, k अगर एक नॉन ज़ीरो यानी ज़ीरो नहीं है और एक रैशनल नंबर है लाइक 1 2 3, इस तरीके से कोई एक रैशनल नंबर है, एंड x इज़ एन इरेशनल नंबर, x इरेशनल है यानी √2 या √3 ऐसा कुछ होगा।
फिर बोला देन प्रोडक्ट के एक्स इज, तो के एक्स क्या होगा, यानी 2√2 या फिर 3√3 या फिर 2√3, इस तरह का जो नंबर है वो क्या होगा। तो ये हमको हमेशा ध्यान में रखना है कि दो रैशनल और इरेशनल का जो प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लाई करेंगे जब एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर को, तो जो नंबर आएगा वो हमेशा क्या होगा, खुद में एक इरेशनल होगा। बी ऑप्शन सही है। रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट इज ऑलवेज इरेशनल, ऐसा होता है। और इसी तरीके से रैशनल और इरेशनल का सम अगर हम निकालेंगे वो भी हमेशा क्या रहेगा, इरेशनल ही रहेगा। दो इरेशनल को जोड़ेंगे तो, दो इरेशनल और इरेशनल को जोड़ेंगे तो ये इरेशनल भी हो सकता है और ये रैशनल भी हो सकता है, तो ऐसा है। और साथ ही साथ मल्टीप्लाई में भी अगर दो रैशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई किया तो ये इरेशनल भी हो सकता है, और अगर दो इरेशनल को मल्टीप्लाई किया तो ये एक रैशनल नंबर भी हो सकता है। तो इस तरीके से इरेशनल मल्टीप्लाई किया तो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। इरेशनल को जोड़ा तो भी रैशनल हो सकता है या फिर इरेशनल हो सकता है। लेकिन अगर एक रैशनल और इरेशनल को जोड़ा तो वो इरेशनल ही होगा। रैशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई किया तो भी वो इरेशनल ही होगा। ये चीज़ को हमको दिमाग में रखना है। हाँ, एक चीज़ है, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। पता चला ज़ीरो रैशनल है और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया √2 से, इस तरीके से, तो एक रैशनल नंबर को एक इरेशनल से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, जो कि एक रैशनल है। बट मैं बता रहा था कि इरेशनल होगा, लेकिन हमको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जो रैशनल वाला नंबर लिया गया है वो 0 ना हो। 0 हो जाएगा तब तो कहानी थोड़ी सी अलग हो जाएगी, बट 0 अगर नहीं है ऐसे कैसे इरेशनल ही होगा हमेशा। 0 होगा तब तो रैशनल हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़, ये एग्जाम्पल हमको दिमाग में अपने रखना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है एक्सेप्शन के केस में। तो अगला सवाल हमारे पास ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रैशनल। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें इन 4 ऑप्शन को सॉल्व करने पे एक नंबर रहेगा और पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा जो है एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर सभी लोग जानते हो, उन्हें पहले पढ़ा हुआ है। तो पूछा गया है कि एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस 1/π, रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ एरिया 1/π, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस 1/π और रेडियस ऑफ सर्कल विथ सर्कमफेरेंस 1/π। तो एक के बाद एक हमको चेक करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। चेक कैसे करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस, ये तो हमको एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया इक्वल टू क्या होता है, πr²। तो यहाँ से पाई और रेडियस क्या दें 1/π², ठीक है। सॉल्व करने पे 1/π आंसर आ गया। क्योंकि पाई एक इरेशनल था इसलिए एरिया भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। अब देख लो यहाँ से। उसी तरीके से अगला करते हैं, लिखा है रेडियस ऑफ सर्कल विथ एरिया 1/π, ठीक है। तो यहाँ से एरिया को 1/π कर लेते हैं। एरिया को हम क्या लिख लेते हैं 1/π। तो πr² इक्वल टू 1/π। यहाँ से ये हो जाएगा r² इक्वल टू 1/π का स्क्वायर हो जाएगा। एक पाई पहले से था और एक और आ गया तो पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो r बराबर क्या आ जाएगा 1/π आ जाएगा। यहाँ से r क्या आ जाएगा 1/π आ जाएगा। तो 1/π अगेन रेडियस में भी हमारे पाई आ चुका है, और क्योंकि पाई इरेशनल था इसलिए रेडियस भी इरेशनल होगा। तो ये वाला आंसर भी सही नहीं है, ठीक है। देखो रेडियस में क्या आ गया 1/π, ये भी 1/π आ गया था, तो ये भी सही नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना तो ए ऑप्शन सही है और ना ही बी ऑप्शन सही है। तो आगे देखते हैं फिर कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरा, ठीक है। अभी उसको छोड़ देता हूँ मैं। अगला है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस 1/π। सर्कमफेरेंस हमारा क्या होता है, जो सर्कमफेरेंस हमारा उसका पूरा क्या कह सकते हैं, पैरीमीटर, एक तरह से सर्कल का पैरीमीटर को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इसका होता है पैरीमीटर का या सर्कमफेरेंस का 2πr। तो 2 × π × r की वैल्यू 1/π ऐसा इसमें लिखा हुआ है। सॉल्व करने पे पाई से पाई कट जाएगा, पैरीमीटर हमारा आ जाएगा 2 यूनिट, जो भी होगा सेंटीमीटर है, जो भी 2 यूनिट है और 2 इज़ अ रैशनल। तो इस हिसाब से ये आंसर सही होगा। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं कि ये भी सही है। रेडियस ऑफ सर्कल विथ सर्कमफेरेंस 1/π, तो सर्कमफेरेंस दिया हो यानी p दिया हो 1/π और ये इक्वल टू हो जाए 2πr के। तो यहाँ से ये नहीं, यहाँ से r बराबर हो जाएगा 1/2π²। तो इसमें भी पाई आ गया है, ठीक है, लेकिन पाई का स्क्वायर है। हाँ, तो अभी स्क्वायर हो गया तो रैशनल नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वो वाला रूट वाला नहीं है ना। रूट का इसका स्क्वायर होता है तब तो रैशनल हो जाता है ये 2, लेकिन ये पाई है ना, पाई को स्क्वायर करने पे भी वो इरेशनल ही रहेगा। ये बाकी इरेशनल नंबर्स की तरह नहीं है कि उनका स्क्वायर करने पे रैशनल हो जाए। तो इसलिए पाई ये जो है ये हमारा इरेशनल ही रहेगा। तो डी ऑप्शन भी सही नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन सही है और वो है सी।
सिर्फ एक ऑप्शन सही है, वो है सी, क्योंकि इसमें 2 आ रहा है, 2 एक रैशनल नंबर है, तो पूछा जा रहा था कौन सा रैशनल है, तो यस ऑप्शन सी जो है वही हमारा रैशनल नंबर है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो ये है हमारे पास एक नया सवाल, स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज़। जो ऑड नंबर होते हैं, ऑड नंबर हमने पढ़ा है जैसे 3, 5, 1, 7, ये सब ऑड नंबर हैं। बोला गया कि अगर इनका हम स्क्वायर कर देते हैं, लाइक 3 × 3, 5 × 5 या फिर 11 × 11, तो स्क्वायर होने के बाद क्या ये ऑलवेज एक इवन नंबर आएंगे, या ऑलवेज एक प्राइम नंबर आएंगे, या ऑलवेज एक क्या लिखा हुआ है, समटाइम्स ऑड, समटाइम्स इवन, समटाइम्स ऑड, ऐसा आएंगे, या हमेशा एक ऑड नंबर आएगा। तो सबसे पहले ये समझो, इवन तो आ ही नहीं सकता है, बिना 2 के फैक्टर के कोई भी नंबर इवन नहीं हो सकता। यहाँ पे कोई 2 का फैक्टर है ही नहीं, यहाँ पे 2 का कोई फैक्टर है ही नहीं, तो ये इवन कभी हो ही नहीं सकता। ये सही है भी, तो किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करो, क्यूब करो, कुछ भी कर दो, ऑड नंबर का पावर कितना भी कर दो, कभी भी इवन हो ही नहीं सकता, कभी भी इवन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इवन होने के लिए 2 का एक फैक्टर चाहिए। इसमें 2 का फैक्टर कभी आ ही नहीं रहा है, किसी भी ऑड नंबर में 2 का फैक्टर आएगा ही नहीं। अब बचा ऑलवेज अ प्राइम। प्राइम कैसे हो सकता है? प्राइम नहीं सकता। कोई भी स्क्वायर नंबर कभी प्राइम हो ही नहीं सकता, ठीक है। एक स्क्वायर नंबर कैन नॉट बी अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। अगला, समटाइम्स इवन समटाइम्स ऑड, और इवन का तो सवाल ही नहीं उठता ना, 2 फैक्टर है ही नहीं, तो इवन कैसे हो सकता है? ये भी नहीं होगा। ऑलवेज ऑड, बिल्कुल सही, हमेशा क्या होगा? वो ऑड होगा। 3 का 9 आएगा, ये 25 और ये 121। देखो तीनों ही नंबर जो हमारे पास आ रहे हैं वो क्या है? ऑड ही आ रहे हैं। तो किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड ही रहता है और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इन जो नीचे स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा करेक्ट है। तो पहला देखते हैं। पहला जो है हमारा लिखा हुआ, इफ़ x एंड y आर कंपोजिट। अगर x और y कंपोजिट इंटीजर्स हैं तो क्या x + y भी कंपोजिट इंटीजर होंगे? कंपोजिट इंटीजर क्या होते हैं? ऐसे इंटीजर या ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ x के लिए 8 एक कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि 8 को हम क्या ले सकते हैं, ये हमारा इसका फैक्टर 2 भी है, इसका फैक्टर 2 भी है, इसका फैक्टर 4 भी है, इसका फैक्टर 1 भी है और 8 भी इसका फैक्टर है। इसके 4 फैक्टर है, यानी कि 2 से ज़्यादा है, तो ये कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही मैं एक और नंबर ले लेता हूँ 9 क्या है? 9 के भी कई सारे फैक्टर हैं। देखो 9 के फैक्टर 1 है, 3 है, 9 भी है, ठीक है, और कुछ है इतना है। तो 3 फैक्टर हो गए, 2 से ज़्यादा है, तो ये भी एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है, ये भी एक कंपोजिट नंबर है। तो 8 और 9 दोनों ही कंपोजिट नंबर है। ये हम कंफर्म कह सकते हैं कि 8 और 9 दोनों ही एक कंपोजिट नंबर हैं, दोनों ही। तो अब चेक करते हैं क्या जोड़ने पे भी कंपोजिट आता है? 8 और 9 को जोड़ने पे भी कंपोजिट आता है। ये तो आ गया 17। क्या 17 एक कंपोजिट नंबर है? नहीं, 17 एक कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब कि 2 कंपोजिट नंबर को अगर हम जोड़ दें तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो कंपोजिट नंबर ही आए, वो प्राइम नंबर भी आ सकते हैं। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन तो गलत लिखा हुआ है, ये सही स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, ये सही स्टेटमेंट नहीं है। तो ये इस एग्जाम्पल के लिए फुलफिल नहीं हो रहा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगला देखते हैं, लिखा हुआ इफ़ x एंड y आर कंपोजिट इंटीजर। अगेन सेम चीज़। तो क्या, और x जो है y से बड़ा है, तो क्या x - y कंपोजिट इंटीजर होगा? चलो देखते हैं। मान लो अगर x क्या हो जाए 20, x क्या हो जाए 20, तो इसके कितने फैक्टर हैं? इसके हमारा 2 भी फैक्टर है, इसका 4 भी फैक्टर है, इसका 5 भी फैक्टर है, इसका 10 भी फैक्टर है और 20 तो है ही। तो डेफिनेटली एक कंपोजिट नंबर है, इसे इतने सारे इसके फैक्टर हैं, ठीक है। और y हमारा है 9, y क्या है 9। तो हम देख पा रहे हैं कि इसके फैक्टर कितने हैं? बहुत सारे हैं, यानी कंपोजिट नंबर है। और इसके भी फैक्टर अभी थोड़ी देर पहले देखा 3 फैक्टर थे, 9, 3 और 1, तो ये भी एक कंपोजिट नंबर है। तो इसका मतलब ये दोनों ही कंपोजिट नंबर है। तो और x बड़ा भी है y से, जैसा कि सवाल में कहा गया है कि x y से बड़ा नहीं चाहिए, x बड़ा से y से बड़ा भी है। तो अब चेक करते हैं क्या x में से अगर y घटा दे तो ये कंपोजिट नंबर आता है? 20x - y कर दे तो ये हमारा 20 - 9 क्या आया 11। क्या 11 एक कंपोजिट नंबर है? नहीं, 11 एक कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि एक प्राइम नंबर है 11। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि 2 नंबर अगर कंपोजिट है तो उनका डिफरेंस भी जो है कंपोजिट आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, यानी ये भी गलत है।
अब आता है लास्ट, तो एक ही ऑप्शन बचा है तो वही सही होगा, बट फिर भी चेक कर लेते हैं क्या पता ये भी ना सही हो। लिखा हुआ है इफ x एंड y आर कंपोजिट इंटीजर सो ऑल्सो इज x y, मतलब कि अगर x और y कंपोजिट है तो क्या x y यानी x और y का जो प्रोडक्ट है क्या वो भी कंपोजिट होगा। चलो देखते हैं। x अगर कंपोजिट, x के पास मान लो कितने फैक्टर है, 3 फैक्टर है, ठीक है 3 फैक्टर है, और y के पास भी मान लो 3 फैक्टर है, तो जब इनको तुम मल्टीप्लाई करोगे x इंटू वाई तो इनके पास टोटल कितने 6 फैक्टर हो जाएंगे, 3x के और 3y के। तो फैक्टर्स मल्टीप्लाई करने से और बढ़ेंगे तो वो क्या रहेगा, कंपोजिट ही रहेगा, क्योंकि कंपोजिट का मतलब होता है कि फैक्टर 2 से ज़्यादा होने चाहिए। ऑलरेडी इसमें 2 से ज़्यादा 3 था, इसमें भी 2 से ज़्यादा 3 था, मल्टीप्लाई करो तो और 6 हो जाएगा, तो वो तो और बढ़िया वाला कंपोजिट हो जाएगा, है कि नहीं। तो कंपोजिट वो रहेगा मल्टीप्लाई करने के बाद भी, यानी ये बात बिल्कुल सही लिखी है कि 2 कंपोजिट नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कंपोजिट ही रहेंगे, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे 6 है, ठीक है, इसके फैक्टर है 2 इंटू 3 इंटू 1 इस तरीके से। और मेरे पास एक और नंबर ले लेता हूँ, क्या ले लें 12, यह जगह 3 इंटू 4 इंटू 1, 3 फैक्टर दोनों के हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ 6 इंटू 12 तो हमारे क्या हो जाएंगे फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 1, क्या बहुत सारे फैक्टर हो गए ना इसके, तो इसलिए ये क्या है, ये हमारा ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ये हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, लास्ट स्टेटमेंट इसका सही है जो है, यानी ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे नंबर सिस्टम में आ सकते हैं, और भी बहुत तरीके के आ सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने का। तो ये हमारा आज का जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स का लेक्चर था ये ख़त्म हुआ। तो आज के लिए इतना ही।